तो चलिए स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋषिका और वक्त हो गया है मारो राजस्थान का। मारो राजस्थान में सबसे पहले देख लेते हैं 10 बजे की वो 10 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो 10 बजे की 10 बड़ी कौन सी खबरें होंगी? सबसे पहले होगी आज अनिल शर्मा का नामांकन होगा। इसके साथ ही बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और गुजरात जिताएंगे किरोड़ी कर्मचारियों का हल्ला बोल कहां हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे और ये हल्ला बोल किस तरह से किया जा रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। कोटा में कई इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। क्यों रहेगी बिजली गुल, इस खबर पर भी बात करेंगे। और सड़क पर दूध की नदी कहां बह रही है ये भी आपको दिखाएंगे। कहां चला है अतिक्रमण पर बुलडोजर, इस पर भी बात होगी। और खुदकुशी का खाकी कनेक्शन क्या है, इस बारे में भी बात होगी। जुए सट्टे पर नकेल कसी गई है और श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी गई है। ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजरें रहने वाली हैं। और चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। यहां व्यापारी खुदकुशी मामले में अपडेट आपको बता दें। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसका बेटा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि देर रात दबिश देकर 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। सुसाइड से पहले बता दें कि व्यापारी ने एक वीडियो बनाया था और आरोपियों पर करोड़ों की रकम हड़पने का आरोप लगाया था। 7 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर हड़पने का आरोप लगाया था आरोपियों पर। इसके साथ ही धमकाने का भी आरोप था। और बता दें कि कल व्यापारी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी, जिस पर आज ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विष्णु से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, पूरे मामले में कल देर रात करीब 2 बजे तक मनमोहन सोनी, जो कि ज्वेलर थे, जो कि किराना कारोबारी थे, जिन्होंने कल सुबह करीब 11:30 बजे अपने घर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस आत्महत्या के प्रकरण के बाद में परिजनों ने शास्त्रीनगर थाने में कल देर रात करीब 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद पुलिस ने देर रात को 3 आरोपियों को डिटेन किया, जिनमें एक सत्यार्थ तिवारी जो कि फाइनेंसर है और मुख्य आरोपी इस खुदकुशी का वो बताया जा रहा है, जिसमें चूंकि मनमोहन सोनी ने अपने वीडियो से पहले जो खुदकुशी से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सत्यार्थ तिवारी का नाम उसने बताया था और कहा था कि सत्यार्थ तिवारी ने करीब 3 साल पहले करीब 7 करोड़ रुपया उससे लिया था, अपने मकान को गिरवी रखवा दिया। और इस मामले में मनमोहन सोनी का आरोप था कि सत्यार्थ तिवारी को बचाने में उसके पिता, जो कि रिटायर्ड डिप्टी एसपी है रमेश तिवारी, उनका भी नाम बताया, उसका कि लोग एक पारिक का नाम बताया। ऐसे करके तो 3 आरोपियों को पुलिस ने कल देर रात तक गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और देर रात तक एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर, थाना प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत की टीमों ने कई जगह पर दबिश दी। आखिरकार 3 लोगों को, आरोपियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के बाद सुबह करीब 4 बजे तक चला हुआ धरना भी समाप्त हो गया। जी विष्णु, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो क्या पूछताछ में कुछ सामने आया अभी तक, कुछ और खुलासा हुआ पूरे मामले में? देखिए ऋषिका, अभी कल देर रात को उनको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद में जिस मुकदमे में उनसे भी गहनता से एक बार पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही उनको और आगे की जो जानकारी है वो सामने आएगी। तो फिलहाल सबसे पहले तो कि 2 साल पहले जब 2020 में भी मनमोहन सोनी ने खुदकुशी करने का प्रयास किया था, उन्होंने नशे की गोलियां खाई थी, तब मनमोहन सोनी की पत्नी की तरफ से शास्त्रीनगर थाने में इन्हीं आरोपियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 3 स्तर पर हुई जांच के बाद पुलिस ने उसको सिविल नेचर का मामला मानते हुए और एफआईआर लगा दी थी। तो परिजनों का आरोप था कि यदि पुलिस 2 साल पहले ही यदि इस मुकदमे में कार्रवाई करती तो शायद मनमोहन सोनी जिंदा होते, उनको खुदकुशी का कदम नहीं उठाना पड़ता। इसीलिए परिजनों का आक्रोश पुलिस के खिलाफ था और ये खुदकुशी का मामला कल सामने आया। जी विष्णु, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 साल पहले ही अगर एक्शन ले लिया गया था तो आज शायद मनमोहन जिंदा होते। तो 2 साल तक पुलिस क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रही थी, जब इन्हीं लोगों के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पहले भी व्यापारी जो है उन्होंने शिकायत दी थी, उनके परिवारजनों ने रिपोर्ट लिखवाई थी। तो कहाँ पुलिस रुक रही थी पीछे? देखिए, अब तक की जो जानकारी है वो ये सामने है कि मनमोहन सोनी, जो कि एक किराना कारोबारी थे, वो और मुख्य आरोपी सत्येंद्र तिवारी, ये एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। पहले एक दूसरे के साथ में फाइनेंस का काम भी करते थे। तो मनमोहन सोनी का ये आरोप था पहले कि सत्येंद्र तिवारी ने उनके मकान को गिरवी रखवा करके करीब 7 करोड़ रुपए की रकम का निवेश करवाया और मोटा ब्याज देने की बात भी उसको कही थी। लेकिन कोरोना काल के बाद में ब्याज देना बंद कर दिया और जब रकम फंस गई
तब मनमोहन सोनी ने सत्येंद्र तिवारी से रकम को मांगने का प्रयास किया, लेकिन लगातार सत्येंद्र तिवारी टालता रहा और धमकियां देता रहा। ऐसे में मनमोहन सोनी ने एक बार खुदकुशी का पकड़ने का प्रयास किया था। तब उनकी जब पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस का ये कहना है कि उस वाले मामले में उसको सिविल नेचर का मानते हुए। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर से बड़ी खबर बता दें, कामा को जिला बनाने की मांग अब तेज हो गई है। कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। बता दें कि जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक ने ये चेतावनी दी है। लुक कुंड कामा के महंत ने भी चेतावनी दे दी है। गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कहा है कामा को जिला नहीं बनाया गया तो आत्मदाह करूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको बता रहे हैं, भरतपुर से है। कामा को जिला बनाने की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब इसको लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? आज ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कामा को जिला बनाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए ऋषिका, कामा को जिला बनाने की जो मांग है वो तेज होती जा रही है और उसको लेकर के जो कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक है उनके नेतृत्व में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लंबे समय से ये जो धरना है वो चल रहा है। कामा को जिला बनाने की मांग की जा रही है और ऐसे में जो कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं भगवत प्रसाद शर्मा, उन्होंने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है कि अगर कामा को जिला नहीं बनाया जाता है तो मैं आत्मदाह करूंगा। और ऐसे में जो धरना पर बैठे थे लुक कुंड कामा के जो महंत हैं गणेश दास, उन्होंने भी जो है चेतावनी दी है कि कामा को जिला बनाया जाए और नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो जिला बनाने की मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो संयोजक हैं जिला बनाओ संघर्ष समिति की, उनका कहना है कि 2012 में जब हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी जो है जिला बनाए जाएंगे राजस्थान में तो उनमें कामा को जो है प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। लेकिन ऐसे में भरतपुर में जो है 3 जिलों को बनाने की जो मांग उठ रही थी, यानी कि बयाना को अलग जिला बनाने की मांग उठ रही थी और कामा को अलग जिला, और ऐसे में डीग को भी अलग जिला बनाने की मांग उठ रही थी। तो डीग को जो है अब उच्च स्तर पर लिया जा रहा है। कागजों में जो डीग को जिला बनाने की कार्रवाई है वो चल रही है। तो ऐसे में अब कामा के लोगों ने नाराजगी दिखाई और उसको लेकर के जो है अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि कामा को जिला बनाया जाए, क्योंकि कामा के लोगों का कहना है कि कामा का जो इलाका है वो भरतपुर से काफी दूर है और उधर अलवर को जो है टच करता है। तो ऐसे में वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कामा को जिला बनाया जाए और उन्होंने अब इस प्रकार से जो है ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आत्मदाह की चेतावनी दी है। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कामा को जिला बनाने की जो इनकी मांग है तेज हो गई है। सवाल यह है कि जब आत्मदाह की चेतावनी दी गई है, गणेश दास ने भी दी है और जिला संघर्ष बनाओ समिति के संयोजक ने भी ये चेतावनी दी है, तो उसके बाद क्या किसी तरह का रिएक्शन आया प्रशासन की तरफ से? देखिए जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और उनका अनिश्चितकालीन जो धरना है वो चल रहा है। 10 बजे से 4 बजे तक जो धरना है वो चलता है और ऐसे में अभी तक कोई रिएक्शन जो है प्रशासन का या कोई जनप्रतिनिधि का रिएक्शन नहीं आया है कि आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि जिला बनाया जाएगा या फिर किसी तरह से कागजी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ी हो। इस तरह का कोई भी रिएक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला और ऐसे में उन लोगों की लगातार मांग है कि कामा को जिला बनाया जाए और लगातार ये जो मांग है वो तेज होती जा रही है। अब ऐसे में इसका देखने वाली बात यह है कि 2 लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अब उसके बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, वो ये देखने वाली बात होगी। क्या जिला बनाने की प्रायोरिटी पर कामा को लिया जाता है या फिर जिस तरह से डीग की जिला बनाने की चर्चाएं हो रही हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी और इस चीज का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, ये जरूर देखना होगा कि अब प्रशासन इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, क्या कुछ इसमें अब प्रशासन जो है अपना हस्तक्षेप करता है। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सिंधी कैंप पर रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोडवेज कर्मियों के साथ बता दें कि सभी श्रमिक संगठन भी होंगे इस प्रदर्शन में। 21 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है, रोडवेज कर्मियों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा। सिंधी कैंप पर रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा 11:30 बजे आज सुबह। सिंधी कैंप से ये सभी संगठन निकलेंगे। 21 सूत्री मांगों को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन आज करा जाने वाला है। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप पर ये रोडवेज कर्मियों का आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 21 सूत्री मांग है इन कर्मियों की, जिसको लेकर ये आज बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं।
सुबह 11:30 बजे अब से कुछ देर बाद सिंधी कैंप से ये सभी संगठन निकलेंगे और बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा सिंधी कैंप पर। रोडवेज कर्मियों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा रोडवेज कर्मियों का। राजधानी जयपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आसिफ से जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है रोडवेज कर्मियों के इस प्रदर्शन को लेकर? ऋषिका, आज रोडवेज कर्मी जो है वो बाकी सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर सिंधी कैंप पर 11 से 11:30 एक बड़ी रैली प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं और ये दोपहर 1 बजे तक आम सभा के अंदर तब्दील हो जाएगी। दरअसल पिछले लंबे समय से जो रोडवेज कर्मी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनमें जो मुख्य तौर पर मांगे हैं उसमें पेंशन, इनकी सैलरी, इनके बकाया, इसको लेकर लगातार इन्होंने रोडवेज विभाग के अधिकारियों से बात की, परिवहन मंत्री से मुलाकात की, सीएम को अपना ज्ञापन सौंपा और सीएम ने इनकी मांग को सुनते हुए इनके लिए एक बजट भी पारित किया। लेकिन बावजूद इसके बजट मिलने के बाद भी इनके बकायों का भुगतान अब तक नहीं किया गया और इनसे जो वादे किए गए थे सरकार बनने के बाद में कि राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदल जाएगी, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसके चलते ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज का प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है ऋषिका, क्योंकि इसके बाद में ये राजस्थान रोडवेज में चक्का जाम करने की भी योजना है। इसके लिए इन्होंने 24 नवंबर का दिन तय किया जिस दिन राजस्थान रोडवेज बसें बंद रहेंगी और हो सकता है कि ये चक्का जाम लंबा चले। और इसके अंदर जो बसें लगातार कबाड़ होती जा रही हैं, बसें खत्म होती जा रही हैं, इसमें भी इनकी मांग है कि 2000 नई बसें खरीदी जाएं। वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। 10,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े राजस्थान रोडवेज के अंदर, वो उन पदों को नहीं भरा गया। तो जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर सारा जो काम का भार है वो आ चुका है। इसके अलावा निजी बसों को जो राजस्थान रोडवेज की आय को कम कर रही हैं, उनको सरकारी बस डिपो से 5 किलोमीटर दूर चलाया जाए, ये इनकी लंबे समय से मांग थी। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी बस अड्डे हैं उन सबके पास में बस अड्डों के जस्ट मेन गेट के बाहर से निजी बसें चलती हैं जो राजस्व जिसकी वजह से खासे राजस्व का नुकसान जो है वो राजस्थान रोडवेज को हो रहा है। तो ये वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन आज काफी कुछ तय करेगा राजस्थान रोडवेज को लेकर। अब इस प्रदर्शन के बाद में इनकी किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी सरकारी नुमाइंदे से बातचीत हो पाती है या नहीं, या फिर ये प्रदर्शन लंबा चलेगा, ये आज इस प्रदर्शन के बाद तय होगा ऋषिका। बिल्कुल आसिफ, आज ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है रोडवेज कर्मियों का, लेकिन सवाल यह है कि लेकिन इससे जनता भी तो परेशान होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जाहिर सी बात है कि जब सिंधी कैंप जो कि राजधानी का सबसे बड़ा बस स्टैंड, बस डिपो माना जाता है, वहां पर जब सैकड़ों या हजारों की तादाद में रोडवेज कर्मी और श्रमिक संगठन जुड़ेंगे तो यात्रियों पर इसका फर्क नजर आएगा। लेकिन आज ऋषिका ऐसी कोई योजना नहीं है कि राजस्थान रोडवेज के चक्के जाम किए जाएं या राजस्थान रोडवेज को रोका जाए। एक तरफ ये लोग प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ बसों का संचालन होगा, लेकिन इस प्रदर्शन की वजह से आगे बसों के चक्के जाम होंगे, ये रणनीति आज तय की जाएगी। क्योंकि आज के प्रदर्शन में बसों को रोकना शामिल नहीं है, इसलिए ये जो है वो यात्रियों पर इसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आएगा ऋषिका। ठीक है आसिफ, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और जमीन को खाली करवाया है। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सरसों की फसल की बुआई की हुई थी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए थे। इसके नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमीन को बता दें कि खाली नहीं किया गया, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में 2 जेसीबी चलाकर फसल को नष्ट कर जमीन को खाली कराया गया है। कुम्हेर तहसील के गांव पहुआ में प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर 120 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बता दें कि इस दौरान उपखंड के अधिकारी सहित तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो ज्यादा जानकारी लेंगे भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस अतिक्रमण के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर? देखिए रिश्का, ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है और यहाँ पर कुम्हेर उपखंड का गांव है पाहुआ, जहां पर 120 बीघा जो चारागाह जमीन थी उस पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण हुआ था और लंबे वर्षों से ये जो अतिक्रमण था वो यहाँ पर हुआ था और ऐसे में
जब प्रशासन ने कार्रवाई की और इस अतिक्रमण को जो है जेसीबी की सहायता से हटाया गया। जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने इस फसल पर जो है सरसों की बुवाई कर रखी थी, लेकिन प्रशासन ने वहां पर जो है पहुंच करके जेसीबी की सहायता से जो है फसल को नष्ट किया और उस जमीन को जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि करीब 20-22 साल से यहाँ पर जो है अतिक्रमण हो रहा था और कई बार प्रशासन ने इसको हटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको हटा नहीं पाते थे क्योंकि अतिक्रमणकारी जो थे वो जेसीबी मशीनों के सामने आ जाते थे और भी जो है मामले कई बार इस जमीन को लेकर के सामने आए थे। लेकिन ऐसे में जो वहाँ के जो तहसीलदार हैं मानवेंद्र जायसवाल, उन्होंने अधिकारियों को साथ में लेकर के और एक बड़ी कार्रवाई की और 120 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और आज भी वहां पर जो है कार्रवाई जारी रहेगी। कल से ये लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी, सुबह भी कार्रवाई जारी रही और दिन भर ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो चलेगी। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि वहां आसपास और कितनी ऐसी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया था, उस सभी को प्रशासन द्वारा खाली कराया जाएगा। फिलहाल 120 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया प्रशासन द्वारा और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बिल्कुल दीपक, ये बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सरदार शहर उपचुनाव के लिए आरएलपी का प्रत्याशी घोषित हो गया है। सरदार शहर उपचुनाव आरएलपी ने लालचंद मून को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने घोषित किया है प्रत्याशी को। आरएलपी के प्रत्याशी घोषित करने से बता दें कि अब सरदार शहर उपचुनाव का मुकाबला और भी रोचक हो गया है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव 2022 आरएलपी से बता दें कि लालचंद मून आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आरएलपी ने जाट समाज के लालचंद मून को अपना प्रत्याशी बनाया है। जाट परिषद ने भी बता दें कि तीसरे मोर्चे को समर्थन दिया है। दुग्ध डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं लालचंद मून। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सरदार शहर उपचुनाव में मुकाबला अब और ज्यादा रोचक हो जाएगा। आरएलपी का भी प्रत्याशी घोषित हो गया है। आरएलपी ने लालचंद मून को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय संयोजक आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी घोषित किया है। और सरदार शहर उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज अपना नामांकन भरेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी बता दें कि इस नामांकन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे गांधी मंदिर राजीव गांधी स्टेडियम में बता दें जनसभा होगी, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर सरदार शहर उपचुनाव को लेकर बता दें, कांग्रेस से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं अनिल शर्मा, वो आज नामांकन भरेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन के समय वहां मौजूद रहेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा, जिसमें बता दें कि दोपहर 1 बजे गांधी मंदिर राजीव गांधी स्टेडियम में ये जनसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे जनसभा को और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा अपना नामांकन भरेंगे। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से अनिल शर्मा प्रत्याशी हैं और भाजपा से अशोक पिंचा इस मुकाबले में है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में होगा नामांकन? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो नामांकन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा, उनके द्वारा अभी किया जाएगा। 11:15 का उनके द्वारा वक्त दिया गया है और आम सभा का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर सीएम अशोक गहलोत, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला, वो सभी इस आम सभा के अंदर आएंगे और जो राजीव गांधी स्टेडियम है वहाँ इस सभा का आयोजन किया जाएगा। जी मनोज, क्या कुछ पूरा आज का कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा बताइए थोड़ा विस्तार से। कौन कौन इसमें बड़े नेता कांग्रेस से शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 17 नवंबर है वो आज नामांकन की अंतिम तिथि है और आज न केवल कांग्रेस बल्कि जो आरएलपी है, आरएलपी के द्वारा भी जो प्रत्याशी हैं लालचंद मून, उनके द्वारा भी नामांकन दाखिल किया जाएगा। कांग्रेस से जो अनिल शर्मा है उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। जो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा है उनके द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद में एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर न केवल सीएम अशोक गहलोत, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा सहित बड़े नेता हैं, वो
यहाँ पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के अशोक पिंचा को अब दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे यानी कि अनिल शर्मा टक्कर देंगे। अनिल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति खाट खेला है। सरदार शहर का संग्राम। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन सरदार शहर को अपना सरदार चुनना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस को वॉक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति काट चला है, तो बीजेपी ने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दांव लगाकर जंग के संकेत दे दिए हैं। पिंचा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार तो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। आपको बता दें कि अशोक पिंचा सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वे चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने हैं अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से 2000 तक अनिल शर्मा नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। सरदार शहर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 की फाइनल जंग से पहले ये सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि पंडित भंवरलाल शर्मा यहां से 6 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सकी है, लेकिन देखना होगा कि 4 दिसंबर की वोटिंग में सरदार शहर किसे अपना सरदार चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।